हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे चार्ट के बारे में। तो चार्ट एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है अफ्रीका के अंदर, चार्ट कंट्री। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चार्ट के प्रेसिडेंट इड्रिस डेबी इट्नो, इद्रिस डेबी इट्नो, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। दैट्स वाई ये टॉपिक इनका न्यूज में देखने को मिला था। तो चार्ट की बात करते हैं। चार्ट एक लैंडलॉक कंट्री है नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में। ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है लीबिया के साथ, सूडान के साथ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, कैमरून के साथ, नाइजीरिया के साथ, जहां पर हम लोग को लेक चार्ट देखने को मिलती है, और नाइजर, राइट, इसके वेस्ट में है। और लेक चार्ट जो है ये इसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, चार्ट कंट्री के नाम पर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है अफ्रीका के अंदर। ये वाली चीज याद रखिएगा। और कैपिटल जो है वो इसकी हम लोग को जो देखने को मिलती है, राजधानी, वो है एन जमीना, एन जमीना, जो कि लार्जेस्ट सिटी हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं चार्ट से रिलेटेड जो कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गायत्री मंत्र की अब थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र काफी फेमस है, इसे सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद का एक उच्च प्रतिष्ठित मंत्र है ये, जो सावित्री को समर्पित है, जिसे वेद माता भी कहा जाता है, सावित्री जी को, राइट। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गायत्री मंत्र किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा। याद रखना, ये चीज आ सकती है। इसके अलावा ये मंत्र जो है, जो हिंदू धर्म में युवा पुरुषों के लिए उपनयना सेरेमनी, जो यंग मेल्स के लिए जो होती है ना, उपनयन सेरेमनी, या इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, समारोह, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये मंत्र। और लंबे समय से द्विज पुरुषों द्वारा उनके दैनिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में सुनाया गया है, राइट। इसके अलावा मॉडर्न हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स जब हम लोग को देखने को मिल रहे थे तो उस समय इस मंत्र को काफी यूज किया गया था कि सभी महिलाएं भी और पुरुष भी जो है और सभी कास्ट के लोग जो हैं वो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो मॉडर्न हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में इस मंत्र का उपयोग किया गया था लोगों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, राइट।
जैसे कि आपको पता है कि पहले के समय में महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाता था मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए, और दूसरी कास्ट के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था मंत्र पढ़ने के लिए। बट गायत्री मंत्र के जरिए एक रिफॉर्म मूवमेंट भी हम लोग को देखने को मिला, जिसमें सभी को अलाउ किया गया कि सभी इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। राइट, ये वाली चीज है। अब बात करते हैं ये टॉपिक न्यूज में क्यों हमें देखने को मिला था। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंडिंग प्रोवाइड करी है एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए एम्स ऋषिकेश को, यह डिटरमाइन करने के लिए कि कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए क्या गायत्री मंत्र और दूसरे प्राणायाम क्या लाभकारी है कि नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और इवन मेरी एक स्टूडेंट है, हमेशा से मुझे वो सपोर्ट करती आती हैं, हेल्थ केयर की फील्ड में ही है, प्रीति उनका नाम है। वो इवन जब मुझे अभी कोरोना वायरस जब हुआ, अभी भी है वैसे तो कोरोना वायरस अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, बट जब मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि ओम चैंटिंग वगैरह करो आप, तो मैंने भी करी, तो उससे मुझे काफ़ी लाभ भी मिला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, प्राणायाम, ओम चैंटिंग, तो ये सब जो चीज़ें होती है इसमें वाकई में पावर होती है, और लिटरली मेरे में इंप्रूवमेंट भी मुझे देखने को मिला, और वो वैसे ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती रहती है। तो आई एम थैंक यू प्रीति जी, अगर आप सुन रही हैं तो, कि आपने इतना सपोर्ट किया। और इवन उन्होंने मुझे एक नेक्टर भी भेजा हुआ है, वो डिलीवर हो गया है, अमेजोन की तरफ से आया था। वो मतलब एक ड्रिंक होती है हेल्थ के लिए, तो काफ़ी अच्छी होती है। पहले भी वो 2-3 बार भेज चुके हैं, अभी फिर से उन्होंने, इस समय मेरी हेल्थ खराब थी तो फिर से भेजा, तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं अब। तंजानिया, तंजानिया अगेन एक कंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तंजानिया एक कंट्री हम लोग को ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलती है, और ये अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन पर हम लोग को नजर आती है, और ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है युगांडा के साथ, केनिया के साथ। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंट्री के आसपास मौजूद कौन सी कंट्रीज है। राइट, तो केनिया हो गई, कोमोरो आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशियन हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मालावी हो गया, जाम्बिया हो गया, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। तो ये सब कंट्रीज के साथ और क्षेत्रों के साथ ये बाउंड्री अपनी शेयर करती है तंजानिया। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि तंजानिया में लोकेटेड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो कहां पर है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन तंजानिया में लोकेटेड है। राइट, और इस कंट्री की कैपिटल क्या है, डोडोमा। डोडोमा इस कंट्री की कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही न्यूज थी। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हम लोग को देखने को मिली है। एरिया ऑफ ट्रेड रेमिडियल मेजर को लेकर ये एमओयू है, मतलब कि आपस में इंडिया और बांग्लादेश आपस में अपने ट्रेड को अच्छा करेंगी, उसको लेकर ये एमओयू हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो यूनियन कैबिनेट ने दिया है अपना एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इस एमओयू को, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंट्रीज एस्टैब्लिश करेंगी एक फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन, यानी कि कॉपरेशन को लेकर एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया जाएगा ट्रेड रेमिडियल मेजर के एरिया पर। मतलब कि दोनों कंट्री अपने अपने ट्रेड को जो है वो बेटर बनाने पर काम करेंगी, उस पर एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगी। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है इस एमओयू के, तो ये प्रमोट करेगी कॉपरेशन ट्रेड रेमिडीज की फील्ड में, व्यापार उपचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू हम लोग को देखने को मिल रहा है। सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल करना इसमें कवर किया गया है, कि ब्रॉड एक्टिविटीज कवर की जा रही हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी। इसके अलावा अंडरटेकिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज पर ये काम करेंगे और भी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। राइट, एंड एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद वेरियस प्रोविजन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एरिया ऑफ एंटी डंपिंग। तो एंटी डंपिंग की फील्ड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोविजंस है उसको भी इंडिया और बांग्लादेश अपने ट्रेड के दौरान शामिल करेंगे। साथ ही साथ काउंटर वेलिंग एंड सेफ गार्ड मेजर्स इन बायलेटरल ट्रेड, तो जो भी बायलेटरल ट्रेड होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उनके बीच में भी कुछ इस प्रकार के ट्रेड सेफ गार्ड्स वगैरह या सेफ गार्ड मेजर्स वगैरह जो है वो रखे जाएंगे, जिससे कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड के दौरान किसी प्रकार का नुकसान ना हो। राइट, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में ऑन पेपर बरकरार रहे। राइट, तो ये वाली चीज इसकी हम लोग को देखने को मिली। सिंपल सी चीज है, इसका बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अपने ट्रेड को बेटर करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब बात करेंगे स्पुतनिक वी के बारे में। तो स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज के लिए अब अलाउ कर दिया है। रशिया की वैक्सीन अब इंडिया में भी हम लोग को देखने को मिलेगी। रशिया की कोविड-19 की वैक्सीन है स्पुतनिक वी।
इसे रिकमेंड कर दिया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इंडिया में, राइट। और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की मीटिंग के बाद ये फैसला सामने आया है और इसे अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा स्पुतनिक वी को। और ये तीसरी वैक्सीन बताई जा रही है जो कि इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के बाद और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद। तो इंडिया में 3 वैक्सीन है अभी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब तीसरी स्पुतनिक वी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये 3 वैक्सीन अब इंडिया में लगाई जा रही हैं और स्पुतनिक वी को डेवलप किया गया है रशिया की गामालेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। और ये वन ऑफ द 3 वैक्सीन हम लोग को पूरे दुनिया भर की देखने को मिल रही है जिसकी एफिकेसी 90% से भी ज्यादा है, यानी कि काफी शानदार इसका परफॉर्मेंस वैक्सीन का बताया जा रहा है। और वैक्सीन का सप्लाई जो है वो ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसे प्रोड्यूस किया गया है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू और इंटरनेशनल पार्टनर जो उसका इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ कोरिया और दूसरी कंट्री में उसके थ्रू से सप्लाई किया जाता है इस वैक्सीन को इनके पार्टनर्स के थ्रू। ये बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इंडिया में 3 वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रशिया की स्पुतनिक वी, राइट। तो पेपर 2 से रिलेटेड भी इतने ही टॉपिक्स थे। अब पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पेपर 3 के काफी सारे टॉपिक्स हैं। अब गाइस बताया जा रहा है कि आरबीआई इशू करने वाली है साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स को पेमेंट सर्विसेज के लिए। बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर्स, इनके द्वारा सामना किए जाने वाले डेटा उल्लंघनों की एक श्रृंखला के बाद, यानी कि काफी सारी सीरीज हम लोग को डेटा ब्रीचेस की देखने को मिली है जिसे ऑपरेटर्स ने फेस किया है। उसके बाद आरबीआई ने अब फैसला लिया है कि ये बहुत ही जल्दी साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स को, साइबर सुरक्षा मानदंडों को जारी करेगी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। जो स्टैंडर्ड्स जो होंगे ये फिनटेक ड्रिवन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के हम लोग को देखने को मिलेंगे और ये सिमिलर होंगे साइबर हाइजीन नॉर्म्स के जो कि इशू किए गए हैं रिसेंटली बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो सेम वैसे ही, क्योंकि देखो आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट ही हम लोग को देखने को मिलता है मैक्सिमम तौर पर, राइट, डिजिटल इंडिया के थ्रू, और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी के साथ साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, काफी हैकिंग्स वगैरह हो रही हैं, काफी लोगों के पैसे ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से कट जा रहे हैं, उसकी कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल पा रही है। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी को टाइट करने के पर्सपेक्टिव से आरबीआई अब अपनी गाइडलाइंस, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन जारी करने वाली है इस मैटर पे, साइबर सिक्योरिटी के मैटर पे। और फर्म विल ऑल्सो हैव टू डू मोर देन ऑब्जर्व द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो जो भी कंपनीज वगैरह होंगी उनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करने के अलावा भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ है कि नहीं। तो उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन की सेफ्टी को भी इंश्योर करना पड़ेगा फर्म्स को, कंपनीज को, राइट। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी फ्रेमवर्क जारी किया है, राइट। इवन जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो यूपीआई सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको भी जो है वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे जो कि ऑलरेडी एनपीसीआई ने जारी कर दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें हम लोग, जैसे एनपीसीआई के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली रिटेल पेमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें देखने को मिलता है और ये एक सेटलमेंट सिस्टम है जिसकी ओनरशिप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर हमें नजर आती है। इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 में, इसका हेडक्वार्टर हम लोग को मुंबई में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सा फैक्ट है छोटा सा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चल के आरबीआई जब साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स जारी करेगी तब हम लोग और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब बताया जा रहा है वीराफिन, इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है वीराफिन को। वीराफिन बताया जा रहा है कि काफी हेल्पफुल है कोरोना वायरस के समय पर वीराफिन। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है जाइडस कैडिलास की वीराफिन को। ये बेसिकली जो भी पेशेंट है जिनके सिम्टम्स बहुत खतरनाक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि देखो आज की डेट में अभी जो ये दूसरी वेव है कोरोना वायरस की, इतनी खतरनाक है, लिटरली जो पेशेंट की हालत को बिगड़ने में समय नहीं लग रहा है। मतलब कि जब तक आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही है उससे पहले ही, मतलब रिपोर्ट आने से पहले ही पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जा रही है। तो ऐसी चीज में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके अप्रूवल अभी रीसेंट पास्ट में ही किए जा रहे हैं इमरजेंसी यूज के लिए, और सिर्फ हॉस्पिटल्स को अथॉरिटी दी जा रही है कि हॉस्पिटल ही ऐसी कुछ दवाइयों का उपयोग कर सकती हैं। तो वैसे ही एक ये हम लोग को जाइडस
कैडिलास की वीराफिन देखने को मिल रही है, जो कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत गंभीर सिम्टम जिनके दिखाई दे रहे हैं, तो उन मरीजों को ये दवाई देने की बात की जा रही है। वीराफिन क्या है? एक पी ग्लाइटेड इंटीफेरॉन अल्फा 2b एक हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो ये है क्या, मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो देखो, हेपेटाइटिस के लिए इसको बनाया गया था, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाया गया था। और क्योंकि हेपेटाइटिस भी एक आरएनए हम लोग को वायरस देखने को मिलता है और कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है, तो देखा गया कि इस दवाई का उपयोग जब किया गया, यानी कि इस इंजेक्शन का उपयोग जब किया गया कोरोना वायरस के पेशेंट में, तो पॉजिटिव रिजल्ट नजर आया, राइट। तो इसीलिए इस चीज का उपयोग किया गया है, राइट। और इसको इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट में, जब भी अर्ली स्टेज जैसे ही होता है इन्फेक्शन का, तो उस समय उसको इंजेक्ट कर दी जाती है ये वाली मतलब इंजेक्शन, राइट, जिससे कि उसकी रिकवरी और जल्दी तेजी से हो सके। और क्लिनिकल ट्रायल जो है इसने कंफर्म किया है कि ये सेफ है, टॉलरेबिलिटी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है और एफिकेसी भी इसकी अच्छी है, यानी कि सुरक्षित है, सहनशीलता भी इसकी अच्छी है और प्रभावकारिता भी इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसकी पुष्टि ऑलरेडी की जा चुकी है। स्टडी ने यह भी रिपोर्ट किया है कि वीराफिन वायरल लोड को रिड्यूस कर देता है और डिजीज को मैनेज करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो भी यानी कि सप्लीमेंट ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है उसको भी रिड्यूस कर देता है, मतलब कि पेशेंट को एकदम से फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि उसका सिस्टम एकदम से खराब नहीं होगा। तो अगर इनिशियल स्टेज में अगर एकदम बहुत ज्यादा जिसके सिम्टम दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत उसकी हालत खराब हो रही है पेशेंट की, कंटिन्यूअस बुखार है, खांस रहा है पेशेंट, हालत उसकी खराब है, राइट, क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है वो, और उसका ऑक्सीजन लेवल जब चेक किया गया तो वो कम अगर होता जा रहा है, तो उस समय अगर ये इंजेक्शन दे दिया जाएगा उस पेशेंट को तो मतलब अच्छा हो जाएगा, यानी कि उसकी रिकवरी जल्दी तेजी से हो जाएगी। तो ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके इस दवाई के फायदे को देखते हुए DCGI ने रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल इसका कर दिया है, राइट। बट सिर्फ हॉस्पिटल ही इस इंजेक्शन का उपयोग करेगी ऐसा बताया जा रहा है। अब ड्राफ्ट स्टैंडर्ड हम लोग को रोड ट्रेन्स का देखने को मिल रहा है। रोड ट्रेन्स का, रोड में चलने वाली ट्रेन, मतलब कि एक कैरियर्स हैं बहुत, जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे वो ट्रॉली नहीं लगी रहती, वैसे ही एक लंबी सी ट्रॉली इस प्रकार की, उसके आगे एक ट्रक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वो रोड ट्रेन्स के का ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने पब्लिश किया है एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड रोड ट्रेन्स का। तो बताया जा रहा है कि रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा है गुड्स के ट्रांसपोर्ट को और ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि एक ही बार में अगर बाय रोड अगर बहुत सारा ऐसा सामान लाया जा सकेगा ट्रॉली में लोड करके, तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ेगी, राइट। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी ने अमेंड किया है AIS 113 स्टैंडर्ड को, और इसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड किया गया है रोड ट्रेन्स के लिए। और जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें प्रिपेयर किया गया एग्जामिन करने के बाद यूरोपियन बेंचमार्क्स को और इंडियन ऑपरेटिंग कंडीशंस को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज को अप्रूव किया है। तो ये देखो अभी फिलहाल के लिए तो ये ड्राफ्ट है, अभी इसका ट्रायल वगैरह होगा, इसके पायलट प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे जिसपे इसका ट्रायल किया जाएगा, और अगर सक्सेसफुल होता है तो आपको आने वाले समय में इंडियन सड़कों पर इस प्रकार के बड़े लंबे से ट्रक्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सारी ट्रॉलीज को खींचते हुए नजर आएंगे, राइट। कुछ महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन की भी बात करें हम लोग, इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन की बात करें, तो रोड ट्रेन क्या है? तो ये एक मोटर व्हीकल है जहां पर हम लोग को ट्रैक्शन देखने को मिलता है जो कि एक पुलर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। वही चीज मैंने आपको बताई आसान भाषा में, जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगी रहती है ना, वैसे ये ट्रक के पीछे बहुत बड़ी बहुत लंबी ट्रॉली आपको देखने को मिलेगी, राइट। और ये सीरियल कॉम्बिनेशन हम लोग को ट्रेलर्स का या सेमी ट्रेलर्स का देखने को मिलेगा, वही बात जो मैंने भी आपको समझाई, राइट। और ये क्या, ये स्ट्रेच हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि कंजेशन को रिड्यूस कर देगा, फ्यूल भी बचाएगा और नॉइस और एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा। मतलब कि जैसे कि अगर आप 10 ट्रॉली को अगर लगा दो एक ट्रक के पीछे, एक ट्रक इंजन के पीछे, मतलब मान के चलो, राइट, 10 ट्रॉली को लगा दो तो 10 ट्रक के कंजम्पशन के बराबर सिर्फ वो एक ट्रॉली काम करेगी। थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन लगेगा, बट 10 ट्रक को अगर सेपरेटली लेकर जाओ और एक के पीछे एक उसको कनेक्ट कर दो और सिर्फ एक ही इंजन को शुरू करो, तो माना कि इंजन पर लोड ज्यादा पड़ेगा, उसके हिसाब से इंजन भी बनाया जाएगा, बट कंपैरेटिवली 10 ट्रक्स के मुकाबले तो सस्ता ही पड़ेगा ना, ये कम फ्यूल लेगा, और कम फ्यूल लेगा मतलब कि कम एयर पोल्यूशन करेगा, कम नॉइस पोल्यूशन करेगा, ये वाली बात है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी रिप्रेजेंट करती है रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज को,
टेस्टिंग एजेंसीज को, इंडस्ट्री होल्डर्स को और BIS को, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को। तो ये वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। तो देखिए आने वाले समय में इस प्रकार की चीज देखने को मिल सकती है। अभी ड्राफ्ट है ये, अब देखते हैं फाइनल अप्रूवल इसका कब होता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे रिस्पॉन्ड प्रोग्राम की इसरो के। ठीक है, तो IIT दिल्ली बताया जा रहा है। IIT दिल्ली का कहना है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो सपोर्ट करेगी 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी सेल के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है IIT दिल्ली के। तो इसरो ने कहा है ऐसा कि IIT दिल्ली के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी सेल में 8 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो इसरो सपोर्ट करेगी प्रोजेक्ट्स को, और ये प्रोजेक्ट जो है वो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंडर है, जिसका ड्यूरेशन 1 से 3 साल का बताया जा रहा है। और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल जो है ये सेटअप की गई है IIT दिल्ली में। एक MOU साइन हुई थी इसरो और IIT दिल्ली के बीच में नवंबर 2019 में, और उस समय इस स्पेस टेक्नोलॉजी सेल को बनाया गया था। एम क्या है इस स्पेस टेक्नोलॉजी सेल का? तो रिसर्च कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना इसरो और IIT के बीच में, राइट, और फोकस करना रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी के डोमेन में, इसलिए तो स्पेस टेक्नोलॉजी सेल इसको नाम दिया गया है, राइट। और तब से लेकर अभी तक 8 कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, जिसका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। और कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ड्रॉट और फ्लड फोरकास्टिंग के सिस्टम को डेवलप करने की बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में जहां जहां पर सूखा पड़ता है, जहां जहां पर बाढ़ आ जाती है, तो उसकी फोरकास्टिंग पहले से की जा सके ऐसे सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इवन लैंड एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन को समझने के लिए भी प्रोजेक्ट्स इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट्स में, 8 प्रोजेक्ट्स में, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम का है वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक क्रिएट करना प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ इंडिया के अंदर, और रिसर्च कंडक्ट करना, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर आना जो कि स्पेस और उससे रिलेटेड फील्ड में हम लोग को देखने को मिले, और उससे एक अच्छा आउटपुट, अच्छा रिजल्ट निकल सके। जैसे कि और इवन जैसे कि इसरो को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट भी करना, क्योंकि इसरो जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के साथ, IIT के साथ जुड़कर काम कर रही है। तो इसरो को भी फ्रेश माइंड्स मिलेंगे, फ्रेश आइडियाज मिलेंगे, इनोवेटिव टेक्निक्स मिलेंगी, राइट। तो उससे इसरो का भी फायदा होगा, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फायदा होगा, इंडिया का फायदा होगा, है ना। तो ये वाली बात है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि इसरो का ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब गाइस, इंडिया के अंदर यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है, और जिस टेक्निक के थ्रू यूरिया का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा वो कोल गैसिफिकेशन की टेक्निक होने वाली है। तो बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के एक प्रपोजल को। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने एक प्रपोजल रखा था कि सब्सिडी पॉलिसी लाई जाए यूरिया की, और यूरिया को कोल गैसिफिकेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, और ये तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड TFL के द्वारा किया जाए। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए और यूरिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इंडिया के अंदर, जिससे कि हमें यूरिया को इंपोर्ट ना करना पड़ सके। यूरिया किस पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है पता है ना आपको? एग्रीकल्चर में फार्मर्स को दिया जाता है यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स पर्सपेक्टिव से, राइट। प्लांट्स के लिए आवश्यकता होती है प्लांट्स को यूरिया की ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूरिया का इंपोर्ट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा अगर हम लोग भारी मात्रा में यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे तो, राइट। और इंडिया के पास कोल रिजर्व्स ऑलरेडी है ही। तो ये डिसाइड किया गया है कि TFL प्लांट के साथ जाया जाएगा और कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यूरिया को प्रोड्यूस किया जाएगा, और प्रोजेक्ट के थ्रू हमारी फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी फार्मर्स के लिए। हम लोग और ज्यादा मात्रा में फार्मर्स को दे सकेंगे फर्टिलाइजर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का एक प्रपोजल है कि सब्सिडी पॉलिसी लेकर आनी है यूरिया के लिए, तो किसानों को सब्सिडी में यूरिया दिया जा सकेगा, कम कॉस्ट में यूरिया किसानों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा में यूरिया हम लोग अवेलेबल करा सकेंगे, राइट। और डेवलपमेंट जो ईस्टर्न रीजन का है उसको बूस्ट करना है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी बचेगी, राइट, यूरिया के सप्लाई के लिए इस क्षेत्र में, ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि यहीं पर ही इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। और इसमें फायदा ये होगा कि हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा यूरिया का 12.7 लाख मैट्रिक टन हर साल पर एनम के हिसाब से फायदा हम लोग को मिलने लगेगा, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। उससे फॉरेन एक्सचेंज भी बच जाएगा, राइट।
अब टेल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें हम लोग तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन 4 कंपनीज का ये जॉइंट वेंचर है जिसे हम लोग टाल्चर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं और ये 2015 में लाई गई थी, राइट। ये जॉइंट वेंचर 2015 का हम लोग को देखने को मिला था। अब कोल गैसिफिकेशन टेक्निक के बारे में भी थोड़ा सा समझ लो आप। तो ये प्रोसेस है सिन गैस को प्रोड्यूस करने का। सिन गैस जो कि एक मिक्सचर होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नेचुरल गैस होती है और वाटर वेपर होता है। और कोल और वाटर, एयर और ऑक्सीजन इसके मतलब हम लोग को देखने को मिलते हैं मतलब वेस्ट के तौर पर, राइट। तो ये वाली चीज होती है कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस। और इसी कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस के तहत हम लोग यूरिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर और इसका अप्रूवल भी अब मिल गया है। तो ये फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब गाइस बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट ने नई कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। एक नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप कर ली है। बताया जा रहा है कि अभी जो स्ट्रेन जो कोरोना वायरस का हमें देखने को मिल रहा है और जो फ्यूचर में कोरोना वायरस के स्ट्रेन हम लोग को देखने को मिलेंगे, आपको शायद याद आ रहा होगा कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने कवर किया था कि इंडिया के अंदर एक नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का काफी तेजी से फैल रहा है, यूके का स्ट्रेन याद आ रहा है। कल ही हम लोगों ने चर्चा करी थी इसके बारे में। दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और तमाम और दूसरी जगहों पर ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस का फैल रहा है काफी तेजी से। तो जो ये नए वेरिएंट एकदम से बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस जो तेजी से म्यूटेट कर रहा है, उसका म्यूटेशन हम लोग को तेजी से जो देखने को मिल रहा है, जिससे कि नए नए कोरोना वायरस के वर्जन हम लोग को नजर आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि अभी जो मौजूद स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, आने वाले समय में जो कोरोना वायरस के स्ट्रेन जो बन जाएंगे और भी दूसरे कोरोना वायरसेस सबसे प्रोटेक्शन ऑफर करने में सक्षम है ये वैक्सीन, ऐसा बताया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार चीज है ये तो। और बताया जा रहा है कि नई वैक्सीन प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म को इन्वेंट किया है डॉक्टर स्टीवन एल जीचनर के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हेल्थ सिस्टम के हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है, तो डीएनए को सिंथेसाइज किया जा रहा है जो कि वायरसेस के पीस को प्रोड्यूस करने में डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ये वैक्सीन इंस्ट्रक्ट करेगी इम्यून सिस्टम को ह्यूमन के कि कैसे वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लें, राइट, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करें वायरस के अगेंस्ट। और वैक्सीन टारगेट करेगी वायरस के स्पाइक प्रोटीन के एक पार्ट को, राइट। स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक्स जो निकले रहते हैं ना कोरोना वायरस के अंदर, जो स्पाइक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उसके एक पार्ट को ये वैक्सीन जो है वो टारगेट करेगी, बताया जा रहा है। और इस जिसे फ्यूजन पेप्टाइड कहा जाता है, राइट, यानी कि स्पाइक के इस प्रोटीन को फ्यूजन पेप्टाइड, तो उसको ये टारगेट करेगी। और ये कंपाउंड जो होता है वो एसेंशियली यूनिवर्सली हम लोग को देखने को मिलता है कोरोना वायरसेस में, यानी कि ये फ्यूजन पेप्टाइड, राइट, सभी कोरोना वायरसेस में नजर आता है। और अभी तक ऐसा किसी भी दूसरे कोरोना वायरसेस में नहीं देखने को मिला है कि एक वायरस से जो अलग है कोई दूसरा वायरस, मतलब कि कोरोना वायरस ही है, वो सभी वायरस एक ही है बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। बट एक जो चीज है जो चेंज नहीं हो रही है वो है फ्यूजन पेप्टाइड। तो इस चीज को ये जो है वो टारगेट करेगा, यानी कि ये वैक्सीन अब इस चीज को टारगेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोरोना वायरस को फिर वो वीक कर सकता है आसानी से। और जो ज्यादातर वैक्सीन जो टारगेट करती हैं जिस एरिया को, वो या तो पूरे के पूरे स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती हैं या फिर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को टारगेट करती हैं। बट ये एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करेगा जो कि हर एक कोरोना वायरसेस में देखने को मिलता है, भले ही उसमें म्यूटेशन क्यों ना हो गया हो। और ज्यादातर जो वैक्सीन में जो इश्यू है, जैसे कि जो भी वैक्सीन आरबीडी को टारगेट करती है, तो आरबीडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो बन जाती है जो कि एक अच्छा न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी का रिजल्ट के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि फ्यूचर वायरसेस को मार सकती है। बट होता क्या है कि इन आरबीडी में भी म्यूटेशन होता है, इन आरबीडी में भी चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि अगेन एंटीबॉडीज की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है। तो ये जो नई वैक्सीन बन रही है ये मेनली फ्यूजन पेप्टाइड पर फोकस कर रही है, राइट। तो बताया जा रहा है कि हर प्रकार के जो वायरसेस है कोरोना वायरसेस, उन सभी को खत्म करने में सक्षम हो जाएगी ये वैक्सीन। तो ऐसा दावा किया जा रहा है जिसके बारे में एक आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये फ्यूजन पेप्टाइड के बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब चर्चा करेंगे हम लोग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट जो आर्म्स इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो रिपोर्ट है स्वीडिश थिंक टैंक की,
सिप्री की रिपोर्ट, काफी फेमस रिपोर्ट, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आर्म्स इंपोर्ट को लेकर इनकी ये रिपोर्ट है, पता लगेगा हम लोग की कौन सी कंट्रीज कितनी मात्रा में वेपन्स को, आर्म्स को इंपोर्ट करती है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्म्स इंपोर्ट 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच में 33% तक गिरा है। 33% डिक्रीज इसमें रिकॉर्ड किया गया है। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया के बाद। तो याद रखना, सऊदी अरेबिया के बाद हम लोग, इंडिया दूसरे नंबर पर आते हैं वेपन्स को, आर्म्स को, हथियारों को इंपोर्ट करने में, दूसरे नंबर पर। और ओवरऑल ड्रॉप जो आर्म्स के इंपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया है 2011 से 15 और 16 से 20 के बीच में, ये कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के कारण हुआ है। यानी कि जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया पूरी होती है वेपन्स को इंपोर्ट करने की, तो जो लेंदी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उस कारणवश भी काफी सारे वेपन्स को जो है वो इंपोर्ट नहीं हो पाया, उसमें डिक्रीज हम लोग को देखने को मिला। और इसके अलावा जो रशियन आर्म्स के ऊपर, रशियन वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना भी एक वजह बताया जा रहा है कि जिसके चलते वेपन्स के इंपोर्ट में डिक्रीज हम लोग को देखने को मिला, राइट। और रशिया लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है दोनों समय पर, यानी 2011-15 और 16 से 20 के बीच में, दोनों टाइम पीरियड में हम लोग को देखने को मिला कि रशिया ने सबसे ज्यादा हमें आर्म्स इंपोर्ट किए हैं, राइट, वेपन्स इंपोर्ट किए हैं। और रशिया की डिलीवरीज भी जो है वो 53% तक गिर गई है इन दोनों पीरियड में। और इंडियन आर्म्स इंपोर्ट का जो शेयर है वो भी 70% से 49% गिर गया है, घट गया है। और फ्रांस और इजराइल सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर हैं 2016 और 20 में। तो सबसे ज्यादा वेपन्स को सप्लाई करती है रशिया, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर इजराइल। और इंडिया की आर्म्स इंपोर्ट जो फ्रांस से आ रही है वो हमने बढ़ा दी है, 70% तक कर दी है। और इजराइल से भी आर्म्स इंपोर्ट को हमने बढ़ाकर 82% कर दिया है। तो रशिया से आर्म्स इंपोर्ट को रिड्यूस करके हम लोगों ने फ्रांस और इजराइल से आर्म्स परचेज करना, वेपन्स परचेज करना बढ़ा दिया है। और यूएसए फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर है 2016 से 20 के पीरियड में। और इंडिया ने 9.5% पूरे दुनिया भर के आर्म्स इंपोर्ट का अकाउंट किया है 2016 से 20 के पीरियड में। यानी कि पूरे दुनिया भर में जितने भी वेपन्स इंपोर्ट हुए हैं उसका 10% लगभग 9.5% एक्चुअली इंडिया ने इंपोर्ट करवाया है। और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उससे रिलेटेड जो मिसाइल्स हैं, उससे एसोसिएटेड मिसाइल्स हैं, ये 50% से भी ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट में हम लोग को देखने को मिली हैं। तो एयरक्राफ्ट्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, लड़ाकू विमान, और मिसाइल्स, लड़ाकू विमान की, ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट की गई हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी एक सिंपल सी जानकारी होनी चाहिए। अब बताया जा रहा है डॉगी कॉइन। अब देखो, इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे, DOGECOIN। अगर मैं शायद गलत बोल रहा हूं, मुझे पता है, शायद डॉगी कॉइन हो सकता है, डॉगी कॉइन है, क्योंकि डॉगी कॉइन ही एक्चुअली में इसको कहा भी जाता है, क्योंकि इसी मीम के ऊपर बेस्ड ये क्रिप्टो करेंसी बनी थी। मीम समझते हो ना आप, मीम उल्टी सीधी फोटो बना दी जाती है हंसी मजाक के लिए। तो आपको बता दें कि ये क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के मीम के लिए इसको बनाया गया था, इस क्रिप्टो करेंसी को। और आज की डेट में ये पावरफुल होती जा रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि मजाक के तौर पर एक बिटकॉइन का ऑल्टरनेटिव दिया गया था, डॉगी कॉइन बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर रखा गया था, मीम बनाया गया था बिटकॉइन का मजाकिया तौर पर, और जो कि आज की डेट में एक उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी नजर आ रही है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो याद रखना, डॉगी कॉइन भी एक हम लोग को क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलती है। तो जैसी वर्चुअल करेंसी होती है, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, राइट, तो जिसकी वैल्यू पिछले हफ्ते बढ़ी थी, तो वैसे ही डॉगी कॉइन, जो कि अगेन एक क्रिप्टो करेंसी है, 2013 में शुरू की गई थी इंटरनेट पैरोडी के तौर पर, यानी कि मजाक उड़ाने के तौर पर, तो उसको भी मतलब जो है वो उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और डॉगी मीम के ऊपर बेस्ड है ये, इसे फन ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन के तौर पर, यानी कि बिटकॉइन के फन ऑल्टरनेटिव के तौर पर इसको शुरू किया गया था। 34 बिलियन US डॉलर की वैल्यू रखती है ये आज की डेट में। इसे क्रिएट किया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा, बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर के द्वारा। और बिटकॉइन से ये काफी अलग है, जैसे कि बिटकॉइन का एस्टिमेशन लगाया गया है कि बिटकॉइन 2040 तक 21 मिलियन पर आकर रुक जाएगी, 21 मिलियन हो जाएगी है उसकी संख्या। बट डॉगी कॉइन की एज सच कोई अपर लिमिट नहीं है। और ऑलरेडी 100 बिलियन से भी ज्यादा इसका एग्जिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, ये अस्तित्व में है 100 बिलियन से भी ज्यादा के। तो ये वाली चीजें एक सिंपल चीज पता होनी चाहिए, बिटकॉइन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसका मजाक उड़ाने के लिए, फम मीम
के पर्पस के लिए डॉगी कॉइन लाया गया था और अब इसकी भी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो बिट मतलब ये इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज वगैरह जो होती है ना, उसके थोड़े से नाम वगैरह आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 162 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है वो सैंक्शन कर दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में सभी स्टेट्स की यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में इंस्टॉल किए जाएंगे। और ये मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी इसकी 154 मेट्रिक टन से भी ज्यादा की बताई जा रही है। आपको पता है गाइस, आज के समय पर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज लाई गई है, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन। तो बताया जा रहा है कि प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन जो है ये टेक्नोलॉजी एक प्रकार की हमें देखने को मिल रही है, जो कि कुछ गैसेस को सेपरेट कर देती है प्रेशर के अंडर, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में, बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर में कुछ गैसेस को ये सेपरेट कर देती है। नियर एम्बिएंट टेम्परेचर पर ये ऑपरेट करती है, जो कि अलग होता है थोड़ा सा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक से। गैस सेपरेशन के लिए, गैस सेपरेशन के लिए क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक का उपयोग किया जाता है, ये थोड़ी सी उससे अलग है, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। और स्पेसिफिक एड्सॉर्प्टेंट मटेरियल के अंदर हम लोग को जियोलाइट्स देखने को मिलता है, एक्टिवेटेड कार्बन देखने को मिलते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स देखने को मिलते हैं और भी काफी सारे मटेरियल्स इसमें मौजूद होते हैं। इनको ट्रैप के तौर पर उपयोग में लिया जाता है और एक पर्टिकुलर हाई प्रेशर के अंदर एक पर्टिकुलर गैस को टारगेट करते हुए उसको निकाल दिया जाता है, राइट। और ये जो प्रोसेस है ये लो प्रेशर पर भी जाती है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पर जाती है, जिसमें एड्सॉर्ब मटेरियल को डिसॉर्ब कर दिया जाता है। मतलब कि एक गैस को निकालने के लिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाकर उस गैस के बेसिकली प्रेशर काउंट पर आकर उसे निकाल लेती है, राइट, बाहर बाहर कर देती है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन को बनाने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार की मशीन जो है वो हर जगह लगाने की बात की जा रही है, मतलब काफ़ी सारी जगहों पर हर एक स्टेट के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है। तो ये सिंपल सी इस टेक्निक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड नहीं है आपकी, राइट। आपको एक जनरल तरीके से बस चीज़ों को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर के बारे में। आपको बता दें, इंडिया का एक प्रोग्राम है जो कि सूर्य की स्टडी करने से रिलेटेड है। सन और अर्थ के बीच में इसको रखा जाएगा, यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट को रखा जाएगा सन और अर्थ के बीच में, और वहां की ये स्टडी करेगा। और आदित्य L1 इसको नाम दिया गया है, अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें 7 पेलोड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा हमारी कंट्री के डेवलप किए जाएंगे। और एक बार जब मिशन लॉन्च होगा तो उसको ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराने की आवश्यकता होगी, उसको मॉनिटर करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए उसके वेरियस वर्कलोड को। तो ये जो ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड कराने का जो रोल है वो एरिस फैसिलिटी, यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि नैनीताल के पास है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो यही आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा रेगुलर वर्कशॉप के थ्रू गेस्ट यूजर्स को। और इसके अलावा ये रेडी टू यूज पाइथन या जावा एप्लीकेशन भी सैटेलाइट डेटा के लिए प्रोवाइड कराएगा। इवन डेमोज भी प्रोवाइड कराएगा, हैंडआउट्स प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि गेस्ट यूजर्स को मदद मिल सके, राइट। तो ये वाली इसकी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी। तो आदित्य L1 मिशन, अगले साल आदित्य मिशन जो लॉन्च किया जाना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी उस पूरे मिशन को, यानी कि फ्यूचर में, क्योंकि मिशन एक बार लॉन्च हो जाएगा तो उसको तो ऑब्वियस ही बात है कि सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मॉनिटर करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए ये सेंटर हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि नैनीताल के पास एरिस में जो है वो रखा जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब कोविड-19 वैक्सीन और ब्लड क्लॉट्स की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि अभी अभी जिन लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है उनको हार्ट की परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, हार्ट अटैक उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि और इवन सुना भी होगा आपने कि अभी का जो कोरोना वायरस है वो खून को गाढ़ा कर रहा है। बिल्कुल सही सुना है, ऐसा ही हो रहा है। काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसी हम लोग को नजर आई हैं, जिसमें रेयर ब्लड क्लॉट्स देखने को मिले हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद भी, और इवन कोरोना वायरस होने के बाद भी, राइट। तो कुछ कंट्रीज में ऐसा देखने को मिला है, इंडिया में भी ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिली है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये एक जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, तो
इसके कारण बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉट्स की समस्या देखने को मिल रही है। तो ये तो एक वैक्सीन का इशू है, बट कोरोना वायरस का भी इशू आपने सुना होगा कि जिन लोग को कोरोना वायरस हो रहा है उनमें भी हार्ट अटैक वाली स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें कहा भी जा रहा है कि कोरोना वायरस खून को गाढ़ा कर दे रहा है, तो इसलिए कई सारे डॉक्टर्स आज की डेट में खून को पतला करने की भी दवाई दे रहे हैं, जो कि स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को जनरल तौर पर दी जाती है। राइट, आपको शायद पता होगा इस चीज के बारे में। तो बताया जा रहा है कि कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल में, कुछ लोगों में ये समस्या देखने को मिल रही है कि कोविड-19 की वैक्सीन उन्होंने ली एस्ट्राजेनेका की, और उसके बाद ये समस्या उनमें आ गई। राइट, तो इसलिए काफी सारी जगहों पर इस पर रोक लगा दी है। इसका एडवर्स इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने भी एस्ट्राजेनेका जैब वैक्सीन का उपयोग किया तो उनको ये समस्या देखने को मिली, और ना ही सिर्फ ब्लड क्लॉट की समस्या बल्कि लो प्लेटलेट काउंट्स, यानी कि उनके ब्लड का प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो गया। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिली, और बताया जा रहा है कि इसका इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा हेपरिन इंड्यूस्ड थॉर्मोबोसाइटोपेनिया का हम लोग को, HIT का हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें हेपरिन जो है जैसे ब्लड क्लॉट को क्लियर करने के लिए रखा जाता है, बट एक्चुअली में उसी के कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है और प्लेटलेट्स का काउंट गिर जाता है ब्लड के। और हेपरिन प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ कंबाइन करके पूरी चीज को कॉम्प्लेक्स बना देता है और इवन लोगों की डेथ हो जाती है। और यही इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसके कारण से एंटीबॉडी जो है वो जनरेट होती है कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट। और एंटीबॉडी प्लेटलेट फैक्टर 4 हेपरिन इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। मतलब देखो, इतनी खिचड़ी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ सिंपल सी बात आपको बस ये पता होनी चाहिए कि एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसके कारण से ब्लड क्लॉट्स की समस्या हो रही है। इतना उसको डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये वाली चीज ऐसी आती नहीं है एग्जामिनेशन में। राइट, इन सब चीजों से रिलेटेड। अब देखो, रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट हम लोग को एक देखने को मिल रहा है ओडिशा के अंदर, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 110 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट, और ये एक नदी है ओडिशा में, धमरा नदी, उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है, धामरा नदी के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है ऑल वेदर रोपैक्स रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। आगे की बात करते हैं, और ये कनेक्ट करेगी इन नाली को, जो कि हम लोग को भद्रक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, और कनेक्ट करेगी तालाचुआ को, जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये सागरमाला इनिशिएटिव के अंडर ये चीज बताई जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्रैवल टाइम भी पैसेंजर्स के लिए रिड्यूस कर देगा। जहां रोड के थ्रू लोगों को 6 घंटे लगता था, वहां वाटरवे के थ्रू मात्र 1 घंटा ने लगेगा। इसके अलावा भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को कन्नी नाली जो देखने को मिलती है, और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को तालचुआ देखने को मिलती है। ये नदन और सदर्न बैंक्स में लोकेटेड है धामरा नदी के। ठीक है, तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए ओडिशा के। अब देखिए, बात करेंगे हम लोग डायटॉम टेस्ट के बारे में। तो पहले तो ये जान लो डायटॉम क्या होता है। तो डायटॉम फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पाई जाती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, फ्रेश और मरीन वाटर में, मिट्टी में पाई जाती है। इनफैक्ट जहां पर भी नमी होती है वहां पर ये हम लोग को एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, और फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो, जिन भी लोगों की मृत्यु होती है डूबने के कारण, ठीक है, जो लोग डूबकर मर जाते हैं, तो पैथोलॉजी फॉरेंसिक पैथोलॉजी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ये फैसला पर उतर कर आना कि मृत्यु किस वजह से हुई है, क्या डूबने के कारण मृत्यु हुई है या किसी को मारकर फेंक दिया पानी में। राइट, तो ये वाला जो टेस्ट है डायटॉम टेस्ट, ये पता लगाने में मदद करता है कि बॉडी के अंदर डायटॉम्स जो हैं उनको जब टेस्ट किया जाता है तो फिर ये पता लगाता है कि बॉडी डूबने के कारण मरी है या फिर किसी को मारकर फेंक दिया है। और जो भी बॉडी रिकवर होती है पानी से, वाटर बॉडी से, ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी डेथ जो हुई हो वो डूबने के कारण हुई हो, तब आता है ये डायटॉम टेस्ट। और अगर एक पर्सन जिंदा होता है जब वो पानी के अंदर एंटर होता है, तो डायटॉम्स जो होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी, ये उसके लंग्स में एंटर कर जाते हैं जैसे ही वो पर्सन पानी को इनहेल करता है, और फिर वो डूब जाता है। ठीक है, बट अगर वो व्यक्ति मृत्यु ऑलरेडी उसकी हुई रहती है, मतलब कि वो ऑलरेडी डेड रहता है और उसको किसी ने पानी में फेंका होता है, तब ऑब्वियस ही बात है कि वो तो जीवित है नहीं, तो वो इनहेल करेगा ही नहीं पानी को लंग्स के अंदर, यानी कि मुंह से इनहेल ही नहीं करेगा, नाक से इनहेल नहीं करेगा,
राइट। तो उससे क्या होगा कि लंग्स में उसका ये डायटॉम नहीं आता है। तो मेन चीज ध्यान में रखना कि जब भी क्योंकि आप भी आगे सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको ये सब बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए, राइट, और न्यूज में भी है ये। तो जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो डायटॉम टेस्ट को देखा जाता है पानी में डूबकर। तो उससे ये पता लगाते हैं कि लंग्स के अंदर जो पानी है या फिर लंग्स के अंदर क्या ये फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी है कि नहीं है। इस चीज को सिर्फ आइडेंटिफाई करके पता लगा लिया जाता है कि मौत डूबकर हुई है या किसी मृत व्यक्ति को पानी में फेंक दिया है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो डायटॉम जो होते हैं ये फिर लंग से बॉडी के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में, बोन मैरो में, राइट, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, राइट। बट ये तब नहीं जाएंगे जब इंसान ऑलरेडी मरा हुआ होगा। बट अगर वो मरा नहीं है, जीवित है, तब डायटॉम्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब एक इलेक्ट्रॉनिक नोज की बात हो रही है हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए, जिसको डेवलप कर लिया है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक नोज हम लोग को देखने को मिलती है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ बनाई गई है। मोनोमर भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया है। इसे डेवलप किया है जो साइंटिस्ट हम लोग को सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलोर के देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उनके द्वारा, उनके साइंटिस्ट के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसे डेवलप किया गया है कि एक्सेप्शनली सेंसिटिव और सिलेक्टिव हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सेंसर को मतलब डिटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। इसमें न्यूरॉन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एयरबॉर्न मॉलिक्यूल्स को या फिर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर न्यूरॉन्स को। और फैब्रिकेटेड सेंसर जो है ये हेट्रो स्ट्रक्चर का है जिसमें दो लेयर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। इसकी जो टॉप लेयर है मोनोमर की, ये बेसिकली चेक करती है, इसमें एक केमिकल हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो लेयर्स जो है दोनों ही टॉप और बॉटम लेयर ये दोनों ही पोरस है। और इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। और बॉटम लेयर के अंदर एक्टिव चैनल लेयर हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एक ऐसा रोल प्ले करती है जिसमें करंट और मोबिलिटी जो होती है चार्ज कैरियर्स की, क्योंकि कोई भी चीज देखो हर एक बॉडी जो होती है, हर एक मॉलिक्यूल हो गया, हर एक पार्टिकल जो हो गया, उसमें कुछ चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं, ये उस चार्ज के जरिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो गैस जो है वो कौन सी है, राइट। अब देखो इतना रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं आती, वो तो बस एक बार आपको बताना था तो वो मैंने बता दिया। बट इतना कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि इस प्रकार की एक इलेक्ट्रॉनिक नोज जो है वो तैयार कर ली गई है, डेवलप कर ली गई है। और आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये क्या है। तो ये एक पॉइजनस, कोरोसिव और फ्लेमेबल गैस हम लोग को देखने को मिलती है। स्वैम्स और सीवर से, जो सीवेज वगैरह जो होते हैं ना और दलदल वगैरह जो होते हैं, तो वहां से ये प्रोड्यूस होती है वाली गैस। तो इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस जो है वो तैयार की गई है। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये प्राइमरी गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है माइक्रोबियल ब्रेकडाउन के कारण, ऑर्गेनिक मैटर्स के ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोड्यूस होती है, राइट। और बहुत जल्दी इसे डिटेक्ट कर लिया जा सकता है अगर ये सीवर या फिर स्वयं से रिलीज हो रही है तो, राइट। तो इसकी पहचान की भी आवश्यकता होती है क्योंकि देखो एक तो फ्लेमेबल है, इसमें आसानी से आग लग जाती है, और पॉइजनस है, जहरीली है, तो इसके कारण स्पीसीज की मौत भी हो सकती है। तो ये जहरीली गैस है तो इसको डिटेक्ट करना भी जरूरी होता है। अब 2001 के मार्स ओडिसी की बात करते हैं। अब देखो 2001 में मार्स में नासा के द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था जो है मार्स ओडिसी, 2001 में भेजा गया था। सबसे ओल्डेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो आज की डेट में भी मार्स में काम कर रहा है। तो जो भी ह्यूमंस मार्स में ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए ये मददकारी है काफी ज्यादा, क्योंकि इसने 2001 से ही मार्स की मैपिंग करना शुरू कर दिया था, राइट। यानी कि मार्स की जानकारी देना शुरू कर दिया था, उसका मैप क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और मोस्ट कंप्लीट ग्लोबल मैप्स जो मार्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो ओडीसी के इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हुए बनाए गए। यानी कि अभी तक मार्स के जो पूरे दुनिया भर में मतलब कंप्लीट मैप्स जो हैं, कंप्लीट डिजाइन जो है वो ओडिसी इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करके बनाए गए हैं, जिस कैमरे को थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम या फिर थेमिस नाम दिया गया है। तो नासा का ओडिसी हम लोग को स्पेसक्राफ्ट देखने को मिलता है 2001 से
काम कर रहा है, 20 ईयर्स इसको पूरे हो चुके हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ है। और ये था आज का लास्ट टॉपिक गाइज। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन हिट करिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर गाइज जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और हाईली रिकमेंडेड, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में या स्टेट सिविल सर्विसेज 2021 में अपीयर हो रहे हैं अभी इस साल, तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। 15 टेस्ट इसमें आपको दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे थे, टोटल 25 टेस्ट है इसके अंदर, और डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक टेस्ट का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और खास बात इस टेस्ट सीरीज की यह है कि आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, जिन टारगेट्स को आप अचीव करते हैं, यानी कि डेली पढ़ाई करते हैं, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आधारित वीकली 2 टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं। और अगर आप ये टारगेट्स को कंप्लीट करते चलते हैं तो सिविल सर्विसेज 2021 एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हाईली रिकमेंडेड, इसको जरूर ज्वाइन करिए। और सीसेट अगर आपका कमजोर है तो आपके लिए सीसेट का कोर्स भी अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आप जो ये डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और एक और अलग से लेक्चर चलता है प्रीलिम्स स्पेशल डोज का, जो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए होता है स्पेशली, तो उसकी पीपीडी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, वो ऑफर आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के मंथली क्वेश्चंस चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए करंट अफेयर्स के, तो वो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है और कोई भी समस्या आती है करंट अफेयर्स के पेड पैकेज में या किसी भी पेड पैकेज को ज्वाइन करने में, तो 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।